Good morning, students. I hope you all are very well and you are doing well in this lockdown. We have discussed in our last class on the topics, on the chapters of the book. What is the name of our book? The Themes in World History. I have told you to that in 11th class we will read on डिस्कस ओनली अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री. हम इस 11th क्लास के अंदर केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड आई ऑल्सो टोल्ड दैट कि हम केवल ईजीएस्ट चैप्टर जो हैं इस बुक के उन्हीं को ऑनलाइन सेशंस के अंदर पढ़ेंगे. वी विल रीड ओनली द ईजीएस्ट चैप्टर्स इन दीज ऑनलाइन सेशंस एंड अबाउट द एनालिटिकल टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम सेशंस. ठीक है. So let's start with our first chapter, the Industrial Revolution. As I said before, the Industrial Revolution is the easiest chapter of the book. पूरी बुक का सबसे इजी चैप्टर है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. कुछ नहीं है, 4 इन्वेंशंस पढ़ने हैं, कुछ 4 रीजन्स पढ़ने हैं और चार रिफॉर्म्स पढ़ने हैं. केवल 12 और 15 टॉपिक्स का चैप्टर है, वो भी पूरा इजीएस्ट चैप्टर. 2 क्लास के अंदर पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे. एक बात ध्यान रखना, जो मैंने पीपीटी और जो ये नोट्स ऑनलाइन चल रहे हैं यही आपके नोट्स रहेंगे. इन्हीं को कॉपीज़ में आपको उतार के मुझे चेक करवाना है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विथ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आप मेरा नाम जानते हैं, माय नेम इज़ कमल सारस्वत एंड आई एम योर हिस्ट्री टीचर. लेट्स स्टार्ट विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, in this session, in this chapter, what we will discuss about the emergence of industrial revolution. यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इमर्ज कैसे हुआ, बढ़ा कैसे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है क्या, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये कहाँ हुआ, व्हेन कब हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है क्या, व्हाट इज दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वी विल डिस्कस इन दिस क्लास. इसके बाद हम एक टॉपिक हो गया इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सेकेंड, द न्यू इन्वेंशन. कुछ इन्वेंशन हुए थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान. कोल एंड आयरन का इन्वेंशन, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मशीन्स का इन्वेंशन, स्टीम पावर का इन्वेंशन, कैनाल्स और रेलवेज का इन्वेंशन. पढ़ेंगे टॉपिक्स, बहुत अच्छे हैं, मज़ा आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. कुछ और चीज़ें चेंज हुई थी. एक हुआ था चेंज्ड लाइव्स. फर्स्ट क्या होता, चेंज्ड द लाइव्स. यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लाइव्स को भी चेंज कर दिया था, पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया. हाउ द इंडस्ट्री चेंज द लाइव्स ऑफ लेबरर्स एंड द वर्कर्स. इसने रिच पीपल्स की लाइफ को तो चेंज किया है क्योंकि उनको बहुत पैसा मिलने लगा. दे बिकम रिचर एंड देन रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. लेकिन उन्होंने लेबर्स और जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनकी लाइफ स्टाइल को भी तो चेंज किया होगा. वो लोग कौन थे जो इंडस्ट्रियल लेबरर्स बने, फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेबरर्स कैसे बने, वर्कर्स कौन थे, सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. द रोल ऑफ वुमन एज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरीज वेयर द वुमेन्स आर इक्वल टू द मैन. औरतें मर्दों के साथ एक कदम मिलाकर चल रही है, तो हम इस चैप्टर के बारे में वुमन की बात भी करेंगे. चिल्ड्रंस, बच्चों की बातें भी करेंगे. एज यू आर द चिल्ड्रंस फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर अस, सो वी विल टॉक अबाउट द चिल्ड्रंस इन दिस सेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वुमेन्स का रोल, चिल्ड्रंस का रोल्स इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. एंड द प्रोटेस्ट मूवमेंट्स. अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर खूब सारे उन्होंने लॉज बना दिए, खूब सारे उनसे बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, वर्क ले लिए. सो इतना वर्किंग आवर्स बढ़ा दिया, पैसा कम मिलता था, तो प्रोटेस्ट होते थे. इन प्रोटेस्ट मूवमेंट्स के बारे में दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उन प्रोटेस्ट हुए तो उनसे कुछ लॉज और उनके जो रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, उनके अंदर चेंजेस आए. उन रिफॉर्मेशन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. लेट्स स्टार्ट. अब देखना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है, इसको समझिए. द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वॉज यूज्ड फॉर फर्स्ट बाय अर्नोल्ड टॉयनबी
to describe the changes in the industrial development between 70-60 to 80-20। दो क्वेश्चंस के आंसर हमको यहाँ मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड व्हेन इट हैपेंड। फर्स्ट क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट यूज़ है, एक टर्म है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो टर्म है उसका फर्स्ट यूज़ किसने किया था, अर्नोल्ड टोयनबी ने। किसने किया था, अर्नोल्ड टोयनबी ने। अर्नोल्ड टोयनबी कौन था, फर्स्ट आदमी या फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट ऑफ द ब्रिटेन। ब्रिटेन का एक इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर था जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टर्म का फर्स्ट यूज़ किया। अब उसने यूज़ क्यों किया, द चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन 70-60 टू 80-20, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर कुछ बहुत बड़े चेंजेस है, द मेजर चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल कल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन, इंडस्ट्रियल जो कल्चर था, इंडस्ट्रीज थे, उनके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आए और उन्होंने डेवलप कर दिया पूरी इंडस्ट्रीज़ को। उन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट का जो एक एरा था उसको क्या बोला है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रिवॉल्यूशन आया है, अब रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग लड़के तलवारें चला के बंदूक चला के तो नहीं लेंगे। इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिवॉल्यूशंस आता है, पुरानी मशीनरी हट के नई मशीनरी आ जाती है। वो मशीनरी जो फास्टेस्ट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है एट लो वेजेस, कम पैसे के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले को क्या बोलते हैं हम, रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर आया वो चेंज जब लेस इन्वेस्टमेंट के साथ मेजर या हाईएस्ट प्रॉफिट मिले और पुरानी मशीनरी चेंज होकर नई मशीनरी आ गई जिसने प्रोडक्शन को बढ़ाया, प्रॉफिट को बढ़ाया, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा दिया, उनके वर्किंग कैपेसिटी एफिशिएंसीज को बढ़ा दिया। इस पूरे एरा को क्या बोला है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये कब हुआ था, 1760 से 80-20 के बीच का जो एरा था, उस समय इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंजेस आया, रिवॉल्यूशन आया, उसको बोला है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये टर्म फर्स्टली किसने यूज़ की थी, अर्नोल्ड टोयनबी ने। अपनी बुक है, उस बुक का नाम बुक में दिया है, उसमें अपनी इसको टर्म को उसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूज़ किया। अब फर्स्ट एक क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ लिया कि व्हाट वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हेन इट वाज स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर इट वाज स्टार्टेड, तो इसका आंसर मैंने दिया है, वेयर, IR मीनिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इट इज़ नॉट इंफ्रारेड, इट्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दिस रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन एट फर्स्ट। कहाँ स्टार्ट हुआ था ये, where it was started, it was started in Britain. This revolution was started in Britain at first। कहाँ स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन के अंदर। सो 3 क्वेश्चंस के आंसर हो गए हमारे, when, where एंड व्हाट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ, कहाँ हुआ और क्या था, हमने 3 आंसर्स इसके देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वाई इट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन ओनली। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री इन दिस बुक। हम इस क्लास के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हमको आंसर मिलता है कि ब्रिटेन में। तो क्या रीज़न था, व्हाट वर द रीजंस, सो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन ब्रिटेन ओनली। केवल ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, इसका रीजंस हमको जानना है। सो दिस these topics will give the answers of the question। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, ब्रिटेन वाज पॉलिटिकली स्टेबल। ये टर्म अच्छी याद रखने वाली है। क्या था, ब्रिटेन जो था पॉलिटिकली स्टेबल था, मोनार्की सिस्टम, स्टेबल विथ इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, कॉमन लॉज ऑफ मार्केट एंड करेंसी एंड मार्केट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटी। 3 टर्म्स, 4 इसने पॉइंट इसमें एक साथ मिलके बता दिए हूँ। 4 पॉइंट्स क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक, यहाँ ब्लैंक पेज पे पहला उसने क्या बोला है कि पॉलिटिकली स्टेबल। पॉलिटिकली स्टेबल, इसका मीनिंग समझ लीजिए। पॉलिटिकली स्टेबल का मीनिंग होता है कि वहाँ पर क्या है,
सिस्टम ऐसा चलता है कि पहले एक राजा है, उसका बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा फिर राजा, फिर उसका बेटा फिर राजा, राजा राजा राजा। ये सीरीज वाला सिस्टम इसको बोलते हैं हायरार्की सिस्टम, हायरार्कियल सिस्टम। यानी कि राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा का बेटा, राजा, ऐसा सिस्टम चलता है। तो पॉलिटिकल स्टेबल था, उसके अंदर कोई चेंजेस आने नहीं थे कि कोई नया दूसरा बाहर से अटैक होगा, कुछ नहीं होगा, सब हमेशा एक साथ रहते थे। सेकंड उसने क्या टर्म बोली है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद? उसने एक टर्म ली थी मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है कि केवल एक ही राजा होगा, ओनली वन किंग, ओनली वन किंग, एक ही राजा होगा। कहाँ कहाँ पे? एक टर्म उसने ये बोली थी कि ओनली वन किंग कहाँ पे होगा, कि हमको मालूम है कि ब्रिटेन क्या है उस टाइम, जो यूनाइटेड किंगडम जो था वो 3 कंट्रीज से मिलकर बना था, इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड। स्कॉटिश जो वाइन आती है वो वाला स्कॉटलैंड। तो इन तीनों कंट्रीज के अंदर देयर वाज द ओनली वन किंग। सो मोनार्कियल सिस्टम होता है कि ओनली एक किंग होता है, वही सब कुछ रूलिंग करता है। उस टाइम जो यूनाइटेड किंगडम था वो 3 कंट्री से मिलकर बना था, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो तीनों जगह एक ही राजा है, तो वहाँ पे मोनार्की होती थी। तीसरा एक उसने टर्म लिया था, क्या टर्म है? उसने बोला कि जो मार्केट है, अब एक ही राजा है, एक ही रूलिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा? करेंसी भी कैसा होगा? करेंसी समझते हैं ना, इंडिया का करेंसी क्या है? रुपी। सिमिलरली जो ब्रिटेन का जो उस समय करेंसी था, मोनार्की होने से क्या हो गया? करेंसी एक ही हो गया, सिंगल करेंसी, जो सब जगह एक ही जगह चलता था, अलग अलग। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ पर 70 रुपये लेके जाएंगे जब अमेरिका का $1 बनेगा, नहीं। जो स्कॉटलैंड में 1 रुपया है वही इंग्लैंड में 1 रुपया होगा और वही वेल्स में 1 रुपया होगा, तो इक्वल था ये करेंसी, सिंगल करेंसी थी। सिमिलरली क्या होता है, एक टर्म ये होगी सिंगल करेंसी होगी। एक टर्म उसने ये बोली कि मार्केट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय द लोकल पीपल। अब क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट ए यहाँ पर है 80 रुपये का, ठीक है, यहाँ से इंग्लैंड के अंदर 80 रुपये का है, बी जगह है जो स्कॉटलैंड में है, यहाँ जाके वो 200 रुपये का नहीं हो गया। अब बोलेंगे कि सर सिंगल करेंसी है तो वहाँ पर जाके 200 का कैसे हो गया? रुपया तो ही रहे, भले यहाँ पर 80 यूरो का मिल रहा है, वहाँ पर 200 यूरो का मिल, बट ये जो 120 यूरोज़ है वो कहाँ से जुड़े हैं? जो लोकल इनके बीच के जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अपना टैक्सेशन जोड़ देते हैं, तो 120 जो है वो नहीं जोड़ते थे। चलते हैं वापस अपनी उसके ऊपर, उसमें समझा देता हूँ। पॉलिटिकल स्टेबल समझ गए, कोई भी पॉलिटिकली चेंज नहीं होना था, उथल पुथल नहीं होगी, मोनार्की सिस्टम था, एक ही 3 कंट्रीज मिलके एक ही रूलिंग होता था, सिंगल करेंसी होती थी, मार्केट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटी, और मार्केट को जो लोकल अथॉरिटी थी वो तोड़ नहीं सकते थे कि ये तेरा मार्केट अलग है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो टोल टैक्स है, यहाँ से यहाँ जाना है तो एक्सरसाइज ड्यूटी, ऐसा कुछ भी उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। ये इकोनॉमिक टर्म्स हैं, याद रखने वाली चीज़ें कि ब्रिटेन में मोनार्की था, पॉलिटिकली स्टेबल था, सिंगल करेंसी थी, और जो मार्केट होता था वो सब जगह एक जैसा था। ऐसा नहीं कि स्कॉटलैंड में जो मार्केट है वो मार्केट में जो चीज़ मिल रही है वो हमको इंग्लैंड के मार्केट में महंगी मिलेगी या सस्ती मिलेगी, सिंगल मार्केट और सब जगह एक ही प्राइस वैल्यू होता था। एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, ब्रिटेन के अंदर होने का रीज़न क्या था? यूज़ ऑफ अर्निंग्स। अब क्या होता था कि अब सिंगल करेंसी है, अब लोग क्या करते थे वहाँ पे अपने इंडिया के अंदर, तो पहले ऐसा होता था, वी विल डिस्कस इन 12th क्लास, हम इसको 12th क्लास में डिस्कस करेंगे, बट इधर थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि इंडिया के अंदर ऐसा होता था पहले कि जब उनको मंथली इनकम आता था, वेजेस जो मिलता था, वो लोग उनको कैसे देते थे कि ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया कि बोला इससे जो टैक्स कलेक्शन होगा, या ये गांव दे दिया इससे जो टैक्स कलेक्शन हो रहा हो तुम अपने पास रखना। बट इन यूरोप और स्पेशली इन ब्रिटेन में क्या होता था कि जो उनको वेजेस जो मिलते थे, उनको जो टैक्स कलेक्शन जो होता था, जो उनको तनख्वाह मिलती थी वो हमेशा पैसा, नगद, कैश में पेमेंट होता था। अभी हमारे जैसे इंडिया के अंदर जो होता है, अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि किसी को लैंड दिया जाए, अब सबको भी जो तनख्वाह मिलती है सब कैश में मिलती है या मनी में मिलती है, पैसा मिलता है उनको। लेकिन पहले क्या होता था, लैंड दिया जाता था। तो इंग्लैंड के अंदर क्या फ़ायदा था, तो सब लोगों को क्या मिलता था? कैश मिलता था या मनी मिलता था।
तो मनी को क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे किसमें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपनी मनी को इन्वेस्ट करते थे। सो वहाँ के यूज़ ऑफ अर्निंग कैसी होती थी, वो लोग अपना द मनी वाज द मेन मीडियम फॉर एक्सचेंज एंड ऑल्सो ए टाइप ऑफ वेजेस, सो इट प्रोवाइड्स द वे टू इन्वेस्ट और स्पेंड द अर्निंग्स ऑफ पीपल। अब मनी क्या करते थे, अब लोगों के पास मान लो 700 यूरो थे, तो 50 यूरो इस इंडस्ट्री में, 50 यूरो इस इंडस्ट्री में। अगर उनको एक ज़मीन का टुकड़ा मिल गया तो उससे टैक्स कलेक्शन होगा, उससे जो प्रोडक्शन आएगा उससे खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। बट मनी मिल रहा है तो उनको क्या कर सकते हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है कि एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्या बोलता है कि द बिग लैंड लॉर्ड्स बॉट बिगर फार्म हाउसेस एंड द इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया, जो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि बड़े बड़े जो ज़मीन के मालिक थे, द बिग लैंड लॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीद ली। अब ज़मीनें खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर फार्म हाउसेज उन्होंने उस पर बना दिए। अभी इंडिया में बनते हैं ना, किसी के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या करेगा, फार्म हाउस खरीद लेगा। सिमिलरली उन्होंने लोगों ने क्या किया था, फार्म हाउसेस खरीद लिए ब्रिटेन के अंदर। अब फार्म हाउस खरीद लिए तो फार्म हाउस खरीदने के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हो गया, यानी फार्म हाउस खरीद के उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को धनाधन बढ़ा दिया। द इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उन्होंने बढ़ा दिया। और एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ा, इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल जाने लगा। अब रॉ मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए किसी को कपड़े की फैक्ट्री लगी, भिलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा है, तो किसी ने कपड़े की फैक्ट्री लगाई। अब कपड़े की फैक्ट्री लगाई तो उसने क्या किया, अब कपड़े की फैक्ट्री बनाने के लिए कॉटन का रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन का रॉ मटेरियल आता है खेतों से। अब इन जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स थे, लैंड के जो बड़े बड़े मालिक थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने फार्म हाउसेज में क्या उगाना शुरू कर दिया, कॉटन उगाना शुरू कर दिया। और जैसे ही कॉटन उगाना शुरू किया, फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल पहुंच गया, और रॉ मटेरियल जैसे ही पहुंचा तो उनका इंडस्ट्रीज चलने लगी। एक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लंदन। अब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ उसमें लंदन का क्या इम्पोर्टेंस था। जो लंदन जो है, जो सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटेन इन प्रेजेंट डेज। हाउ इट वाज द इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लंदन का जो इम्पोर्टेंस क्या था, इसको हमको पढ़ना है। इसको इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है कि लंदन कैसे इम्पोर्टेंट था, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। पहला इसका क्या बोलता है कि लंदन वाज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ पर थी, लंदन में। ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा वर्कर्स, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा नीड्स, तो ज़्यादा प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं कि जितनी ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा नीड बढ़ेगी, नीड्स बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई ज़्यादा होगा, सप्लाई ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्ट ज़्यादा होगा तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो पूरा सर्कल चल रहा है ये। तो जो पॉपुलेशन थी लंदन की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी 18th सेंचुरी में। सेकंड क्या है, सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड शिफ्टेड टू द पोर्ट्स ऑफ हॉलैंड एंड ब्रिटेन। क्या हुआ था कि पहले जो ट्रेड के जो सेंटर्स थे वो कहाँ पर थे, इटली में। वेयर इट वर, इन इटली एंड द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी आपको देखना पड़ेगा मैप के अंदर, और आई विल शो इन द नेक्स्ट क्लास। मेडिटेरेनियन सी जो है उसके आसपास वाले एरिया के अंदर क्या था, ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, नॉट यूरोपियन ट्रेड। पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता था वो कहाँ से होता था, इटली से होता था। याद रखने वाली चीज़ है, हम इसके आगे एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, इटली के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो इटली क्या बना था, पहले क्या था, ग्लोबल ट्रेड सेंटर था, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, जो ट्रेड सेंटर था ग्लोबल का वो कहाँ चेंज हो गया, हॉलैंड और ब्रिटेन के अंदर शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हो गया तो ब्रिटेन के अंदर कौन सा कैपिटल है ब्रिटेन का, लंदन। तो लंदन इज हाउ, सो द लंदन वाज इम्पोर्टेंट इन द ट्रेड। तीसरा टॉपिक क्या बताते हैं, लंदन हैज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन्स एंड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब ऐसा नहीं है कि किसी को मान लो कंपनी खोलनी, किसी को इंडस्ट्री खोलनी है और इंडस्ट्री की रेटिंग आ रही है, इंडस्ट्री में पैसा लग रहा है 100 करोड़ रुपए। अब ऐसा नहीं कि सभी के पास 100 करोड़ अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, दे यूज टू गो टू द बैंक एंड बैंक विल सप्लाई और बैंक विल प्रोवाइड देम द लोन्स। अब बैंक उनको क्या प्रोवाइड करेगा, लोन्स प्रोवाइड करेगा। अब लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए भी लंदन जो था, लंदन के अंदर इतना पैसा था कि वो बड़े बड़े
इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स होते थे उनको क्या कर देता था, लोन प्रोवाइड कराता था कि आप इंडस्ट्री खोलो, मैं आपको क्या दूंगा, लोन दूंगा। ये इतना पैसा किसके पास था, प्रिंसिपल सोर्स, सबसे बड़ा जो सोर्स था वो किसके पास था, लंदन के पास था। तो लंदन ने क्या किया था, अपना इम्पोर्टेंस दिया था किसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 3 रीज़न हमने पढ़े, पहला लार्जेस्ट पॉपुलेशन, दूसरा द ग्लोबल सेंटर का जो ट्रेड था, जो ट्रेड का जो ग्लोबल सेंटर था वो इटली और मेडिटेरेनियन सी से कहाँ शिफ्ट हो गया था, हॉलैंड और ब्रिटेन में। और तीसरा, लंदन के अंदर जो था पैसा बहुत था, ब्रिटेन के पास और लंदन के पास प्रिंसिपल सोर्स थे लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए। जिसके पास इतना ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड करने के लिए पैसा होगा वो उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट, लंदन वाज ए ट्रायंगुलर सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ नेटवर्क ऑफ इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़। क्या होता था, इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, कॉलोनलाइजेशन जो होता है, कॉलोनीज़ बनाई थी इंडिया, इंग्लैंड ने अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। उसके अंदर जो फर्स्ट कंट्रीज़ थी वो वेस्ट इंडीज़ थी, अफ्रीका थी और अमेरिका थी। अमेरिका के अंदर कोलंबस पहुंचा था, वेस्ट इंडीज़ के अंदर अलग कोई पहुंचा है, एंड अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने अपनी कॉलोनी, स्टार्टिंग कॉलोनीज़ जब इंडिया में नहीं पहुंचे थे, बिफोर द इंडियन कॉलोनीज़ दे हैड द अमेरिकन कॉलोनीज़, अफ्रीकन कॉलोनीज़ और वेस्ट इंडीज़ कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ का मीनिंग समझ लीजिए, कॉलोनलाइजेशन या कॉलोनीज़ का मीनिंग होता है कि इंग्लैंड वहाँ पहुँचा, उसने वहाँ पे अपना ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर दिया, वहाँ से चीज़ें खरीदेगा, इंग्लैंड में बेचेगा, यूरोप में बेचेगा। तो उसने क्या किया, ऐसी कॉलोनीज़ उसने अपनी 3 कंट्रीज़ में बनी, अमेरिका में, वेस्ट अफ्रीका में, सॉरी साउथ अफ्रीका या अफ्रीका में और वेस्ट इंडीज़ में। तो यहाँ से जो सारा ट्रेडिंग होता था वो कहाँ से होता था, मेन लंदन से होता था, लंदन इसका हेड क्वार्टर था। सो लंदन वाज द इम्पोर्टेंट इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 4 रीज़न हमने पढ़ लिए हैं, आगे चलते हैं। लंदन इम्पोर्टेंट क्यों था, ब्रिटेन में क्यों हुआ था और लंदन क्यों इम्पोर्टेंट था, इसके आगे चलते हैं। फोर्थ रीज़न ब्रिटेन के इम्पोर्टेंट होने का, द ट्रांसपोर्टेशन इन इंग्लैंड वाज गुड इनफ टू इनकरेज द ट्रेड विद इन इटसेल्फ। अब क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ आ गई, पैसा आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, हमने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज़ आ गई, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमको जगह मिल गई, रॉ मटेरियल हमको मिल गया है, और रॉ मटेरियल के साथ हमको मनी मिल गया है, सब कुछ हो गया, हमने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन हमारे को प्रोडक्शन, मान लीजिए मैंने, वी आर लिविंग इन भिलवाड़ा एंड वी आर नाउ प्रोडक्टिंग द टेक्सटाइल से, हमने कपड़ा यहाँ पे बनाया और कपड़ा हमको भेजना कश्मीर, तो वहाँ पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो हमारा माल खरीदेगा कौन, हमारा मार्केट के अंदर सप्लाई कैसे होगा। इसलिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन जो ब्रिटेन से होता था वो लंदन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड था, बहुत ज़ोरदार मेथड्स थे। अब वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे, देखना, बाय रिवर एंड बाय कोस्ट लाइन। उसके बाद इन्वेंशंस हुए, कैनाल्स और रेलवेज बनाए, लेकिन उसके पहले भी ट्रांसपोर्टेशन होता था। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे, रिवर्स, बड़ी बड़ी नदियों के अंदर जहाज चलते थे, और इन जहाज़ों से बड़ा बड़ा प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। कोस्ट लाइन क्या होता है, एक टर्म होती है कोस्ट लाइन, उसको मैं समझाता हूँ ब्लैंक पेज के ऊपर। ये अपना ब्लैंक पेज, ठीक है। तो क्या होता है कि कोस्ट लाइन का मीनिंग समझिए, कोस्ट लाइन क्या होता है, समुद्र है, ये समुद्र बना दिया हमने, दिस इज़ द ओशन, ये इसका क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। ये पूरा का पूरा बाउंड्री के सारे सारे कोई कंट्री चल रहा है, इस कंट्री के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग है। दिस इज़ द कंट्री एंड दिस इज़ द ओशियन, ये पूरा कंट्री है। ये इंडिया का मैप मान लेते हैं, इंडिया ऐसा ही बना हुआ है, इंडिया की इस साइड भी ओशन है, इस साइड भी क्या है, ओशन, जैसे बे ऑफ बंगाल एंड इस द अरेबियन सी, और हिंद महासागर नीचे आता है, ठीक है। ये भी इधर क्या है, ओशन। तो क्या होता है, जो ये लाइन जो है, इसके सारे सारे वो लोग क्या करते थे, अपना ट्रांसपोर्टेशन चलाते थे इस लाइन के सहारे से। अब कैसे चलाते थे कि बिल्कुल यहाँ से किसी ने स्टार्ट किया, थोड़ी देर समुद्र में चला, फिर यहाँ पे पोर्ट बन गया, इस पोर्ट से स्टार्ट किया, इस पोर्ट पे, इस पोर्ट से स्टार्ट किया, इस पोर्ट। तो इस वाले जो लाइन वाला जो एरिया है, जो ये हम जो लिमिटेशन वाला जो ओशियन की जो लिमिट है,
बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे होने वाला जो ट्रेड होता है उसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन ट्रेडिंग या कोस्ट लाइन ट्रांसपोर्टेशन। यानी कोस्टल के अंदर जिसको हम कोस्टर्स चलते हैं, छोटे छोटे शिप्स चलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम कोस्ट लाइन्स ट्रेडिशन। यानी समुद्र की जो बिल्कुल बॉर्डर्स होती है, जिसके आगे समुद्र है, इधर ज़मीन है, इधर लैंड है, उधर ओशन है, तो इसके सारे सारे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल मिट्टी पे चलेंगे, लेकिन समुद्र में पास पास ही चलते थे वो बिल्कुल, तो इस लाइन के सारे सारे वो चलते थे, तो इसको बोला है कोस्ट लाइन ट्रेडिशन। ठीक है, आगे चलते हैं वापस। ठीक है, फोर्थ रीज़न समझ गए, इंग्लैंड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत गजब का था, इसलिए वहाँ पर क्या होता था, ट्रेड बहुत अच्छे से होता था। फिफ्थ रीज़न बताया था द बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब लोन्स का हमने समझ लिया कि लंदन के पास लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बहुत पैसा था, लेकिन वहाँ पर बैंक्स भी होने चाहिए जो अच्छा इंटरेस्ट दे सके, उनको अच्छा मनी रिटर्न्स दे सके। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत पावरफुल था, उसके पास इतना पैसा था कि उसके अंडर में 600 बैंक जो होते थे वो कहाँ काम करते थे, इंग्लैंड के अंदर। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंडर में 600 बैंक्स वर वर्किंग, उसके अंडर में 600 बैंक अकेले इंग्लैंड के अंदर काम करते थे। रेस्ट ऑफ द यूरोप वर द कुड बी थाउजेंड्स एंड 2000s बैंक्स, बट ओनली इन इंग्लैंड देयर वर द 600 बैंक्स वर्किंग अंडर द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास बहुत पैसा था और पैसा सप्लाई करने के लिए उनके पास हो गया। लास्ट है, सॉरी सिक्स्थ है। अब हमने पढ़ा है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, लंदन है, इंग्लैंड है, तो वहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर लेबर्स, हमारे को इंडस्ट्री में काम कराने के लिए लेबर्स और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो कहाँ से सप्लाई होती थी, सिटीज़ के अंदर मिलते थे। और लेबर्स और वर्कर्स अब कौन थे वो लोग, इसको पढ़ना है। द मैनी पीपल फ्रॉम विलेजेस माइग्रेटेड टू टाउन्स इन द सर्च ऑफ वर्क। अब क्या हुआ था कि बड़े बड़े फार्म हाउसेज, हमने पढ़ा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, तो बड़े बड़े फार्म हाउसेज खरीद लिए। तो खरीद लिए, मान लीजिए कि हमारे पास 5 एकर्स भूमि है, 5 एकर्स लैंड वी आर होल्डिंग नाउ। 5 एकड़ को अगर हमने 5 फार्मर्स में डिवाइड किया है, डिवाइड इंटू 5 फार्मर्स, तो एक के पास कितनी आ गई, 1 एकर्स। अब एक आदमी के पास 1 एकर्स। ठीक है, हम इसको उसमें ब्लैंक पेज पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लैंड है पूरा 5 एकर्स का, इसको हमने 5 के अंदर डिवाइड कर दिया। तो 5 लोगों के पास नौकरी थी, 5 लोग इसको कल्टीवेट करके अपना गुजारा चला लेते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, एक मर्चेंट आया, बड़ा लैंड लॉर्ड आया, इसने 5 ही एकड़ भूमि को ले लिया। ठीक है, और इसने वर्कर रख लिया एक। तो कितने लोग इसमें से अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, 4 पीपल्स। ठीक है, पहले 5 लोग चलते थे, अब केवल 1 लोग चल रहे हैं। तो 4 लोग क्या करेंगे, दे वर माइग्रेटेड टू द सिटीज़। अब ये 4 लोग यहाँ से छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे, इन द सिटीज़। और सिटीज़ में जाके कहाँ काम करेंगे, वहाँ पे दुकानों तो इतनी थी नहीं और वहाँ पे खेती थी नहीं, तो वो कहाँ काम करने लगे, फिर वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर। सो द पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम विलेज टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज़। तो वहाँ पर लेबर्स और वर्कर्स की भरमार थी कि बहुत चीप, बहुत कम पैसे के अंदर उनको लेबर्स मिल जाते थे, बहुत कम पैसे के अंदर उनको वर्कर्स मिल जाते थे। सो इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता था। सो ये टॉपिक था हाँ ब्रिटेन के अंदर। एक लास्ट सिंगल बचता है, द गिविंग ऑफ इन्वेंशंस, सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में हमारा चैप्टर आगे रन करेगा। कि सब कुछ हो गया, हमारे पास रॉ मटेरियल है, हमारे पास लैंड है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशंस हैं, हमारे पास वर्कर्स हैं, हमारे पास मनी है, सब कुछ है। बट अगर हमारे पास मशीनरी नहीं है, अच्छी मशीनरी नहीं है जो अच्छा प्रोडक्शन दे, अच्छा उनके अंदर टेक्निक्स नहीं, उनकी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं है, तो मशीनरी हमारे किसी काम की, वो इंडस्ट्री हमारे किस काम की नहीं। सो इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और कम पैसों में बढ़ाने के लिए क्या हुआ था, इन्वेंशंस हुए थे। इन इन्वेंशंस का भी बहुत बड़ा रोल था किसके अंदर, ब्रिटेन को इमर्ज करने के लिए। हम किसके रीजंस पढ़ रहे हैं, वाई इट वाज स्टार्टेड इन ब्रिटेन ओनली। ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अकेला ब्रिटेन में ही क्यों हुआ था, उसके हमने रीजंस देखे। तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके रीजंस। 7 रीजंस टोटल्स हैं। पहला, ब्रिटेन क्या था, पॉलिटिकली स्टेबल था, मोनार्कियल सिस्टम था, सिंगल करेंसी चलता था, मार्केट को जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने तोड़ नहीं रखा था कि इसके बाद इसका टैक्स, इसके बाद इसका टैक्स, ये नहीं था।
फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या था, लोगों को मनी के रूप में अपना वेजेस और तनख्वाह मिलता था, इनकम मिलता था, तो वो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, अर्निंग्स का यूज़ कर सकते थे। सेकंड थर्ड क्या है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ तो रॉ मटेरियल्स का सप्लाई अच्छा होने लगा ब्रिटेन के अंदर। फोर्थ क्या है, अब इसका लंदन ने भी कुछ इंपॉर्टेंट तो रोल ही किया है, तो लंदन का रोल के अंदर पढ़ लेते हैं। सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूरोप की, जो सेंट्रल जो ट्रेड का जो सेंटर था वो हॉलैंड और इंग्लैंड में आ गया था इटली से शिफ्ट होकर। और जो तीनों जो कॉलोनीज़ जहाँ बनी हुई थी 3 कंट्रीज़ की, उनका जो सेंटर था ट्रेडिंग का वो क्या था, लंदन था, अमेरिका, अफ्रीका एंड द वेस्ट इंडीज़। एंड द फोर्थ, लंदन के पास क्या था, पैसा था, किस लिए, लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। फोर्थ रीज़न, ट्रांसपोर्टेशन इंग्लैंड के अंदर बहुत अच्छा था, रिवर मेथड और कोस्टलाइन मेथड। फिफ्थ वाज द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज़ इनफ मनी टू प्रोवाइड द इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करने के लिए उनके पास अच्छा पैसा था। सिक्स्थ, एक्सेसिबिलिटी ऑफ लेबर की एक्सेसिबिलिटी थी उनके पास, लेबर्स और वर्कर्स चीप रेट में मिल जाते थे, सस्ते सस्ते लेबर्स मिलते थे, 10 रुपये एक दिन में काम कर लेंगे, इतने चीप लेबर्स थे। और लास्ट द इन्वेंशंस का गिविंग। सो हमने ये टॉपिक देखा है। सो स्टूडेंट्स, अब हमें कंक्लूड करना होगा, एक बार हम इसको पूरा वापस रिवाइज कर लेते हैं कि थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। वापस स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर के अंदर। ये जो हमने लिखा है इसी से मालूम पड़ जाएगा आपको क्या मिलेगा। इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, कब बड़ा हुआ, क्या था, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इन्वेंशंस हुए उसके कारण इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शंस में, इंडस्ट्रीज़ की मशीनरी के अंदर जो चेंजेस आ गए थे और डेवलपमेंट हुआ था, इसको क्या बोला, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला है। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 50 टू 80 के बीच में जो चेंजेस आए थे उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला है। क्यों हुआ था, रीजंस हमने बता दिए हैं, ठीक है। वेयर, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, हमने रीजंस दे दिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, 1760 से 1820 के बीच में जो इंडस्ट्रीज़ के कल्चर में जो चेंजेस आए थे वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये वर्ड फर्स्टली अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है फर्स्ट टाइम। और कहाँ स्टार्ट हुआ था, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन में क्यों हुआ था, इसके हमने खूब सारे रीजंस देख लिए हैं, वो रीजंस आपको लिखने। और एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो मैंने ये वर्ड्स लिखे इसी को आपको कॉपी में लिखने, ताकि आपको सिमिलरली याद रहेगा। आपको क्वेश्चंस अलग से नोट्स बनाने की अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप अपने सेल्फ से बनाना चाहें तो बहुत अच्छा होगा, बट आई एम गिविंग यू द नोट्स इन दिस वीडियो। ये आपको जो लिखे हैं इन्हीं को नोट्स के जैसा का जैसे ऐसा कैसे कॉपी के अंदर लिखता हो जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे होम, घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है एंड एन्जॉय योर लॉकडाउन, स्टडी हार्ड and enjoy. Thank you so much.